बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आपका वीकेंड बहुत खुशगवार गुजरा होगा बिकॉज एक और पॉजिटिव, ब्राइट एंड होपफुली पॉजिटिव मॉर्निंग के साथ जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर हैं। नया हफ्ता है, न्यू वीक, नई डिज़ायर्स, नई उमंगों के साथ शुरू होता है। लेकिन किसी और बात करने से पहले हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूट पेश करना है और उस ट्रिब्यूट के बाद आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। आज तमन्ना बेगम की डेथ एनिवर्सरी है। 20 फरवरी को तमन्ना बेगम की डेथ एनिवर्सरी होती है। आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस और सदाकारा थी। तमन्ना बेगम 1948 में लाहौर में पैदा हुई और आपका असल नाम सोफिया बेगम था। तमन्ना बेगम ने अपने फ़नी के करियर का आगाज़ किया फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान और थिएटर में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। थिएटर के साथ टीवी ड्रामों में भी आपने एक्टिंग की। तमन्ना बेगम ने पाकिस्तानी मूवीज़ में भी बहुत काम किया। आपने ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स प्ले किए जिन्हें आवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपकी फेमस मूवीज़ में नादान, इल्ज़ाम, मंडी और भरोसा शामिल हैं। मूवीज़ हो गई, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, थिएटर हो गया, हर लेवल पे आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ का लोहा मनवाया। आपकी डेथ 20 फरवरी 2012 में लाहौर में हुई। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। और आज हम याद कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की रिनाउन नेगेटिव रोल्स प्ले करने वाली आर्टिस्ट तमन्ना बेगम को। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस है क्या? आपको एक बड़ा सिंपल सा और बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देने की कोशिश करूँगी। बेसिकली लोगों को अवेयरनेस देना कि सोशली फेयर होना होता क्या है। देखें, मेरा बेटा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल में पढ़ता है और उसको एक सर्टेन लेवल की तालीम दी जाती है और वो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये किसी ऐसे बच्चे का भी बेसिक राइट है जिसके पास शायद वो फाइनेंसेस नहीं हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर से तालीम हासिल करे, कि उसको भी उसी लेवल और उसी कैलिबर की तालीम दी जाए। बिकॉज़ पूरी दुनिया में अगर आप देखें, स्पेशली अगर हम अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में देखें, तो पब्लिक स्कूल सिस्टम उतना ही सॉलिड है जितना उनका प्राइवेट स्कूल सिस्टम है। अगर लोग प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं तो शायद उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन तालीम का जो मयार है वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में ऑलमोस्ट द सेम है। ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस होते हैं, शायद हॉर्स राइडिंग और दूसरी इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएं, लेकिन जो बेसिक राइट है कि एक अच्छी तालीम बच्चे को मिलनी चाहिए वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में दोनों जगह पे मतलब बाहर के ममालिक में मिलती है। सो पाकिस्तान में इस चीज़ को भी बैलेंस में लेके आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें सेहत की, देखिए, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपको सेम लेवल ऑफ केयर और सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक इंसान साहिब हैसियत है और वो महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स अफोर्ड कर सकता है तो वो जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और दूसरा इंसान जो नहीं अफोर्ड करता उसको ना मिले। इसी तरह व्यूअर्स, अगर कोई आम इंसान किसी जगह पे जॉब कर रहा है और उसकी बनिस्बत कोई और शख्स जिसकी जान पहचान है और वो भी वही जॉब कर रहा है, तो उनको सैलरीज़ एक ही मिलनी चाहिए और उनको ट्रीटमेंट भी एक जैसी मिलनी चाहिए। किसी को किसी के बीच में फ़र्क नहीं करना चाहिए, रंग के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, सोशल बैकग्राउंड के ऊपर, किसी भी इस किस्म की चीज़ के ऊपर। हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि ना तो रेस, ना तो जेंडर, ना उम्र, ना मज़हब, ना एथनिसिटी, ना अगर कोई इंसान स्पेशल है या स्पेशल नीड्स है, कल्चर, इकोनॉमिक, सोशल स्टेटस, हर लेवल पे हमने फेयरनेस को प्रमोट करना है, यानी कि बराबरी के साथ चलना है। मज़े की बात यह है कि हर मज़हब जो है वो बात तो बराबरी की करता है, लेकिन जब हम शहरों में आ जाते हैं, ममालिक में आ जाते हैं, तो फिर ये वाली चीज़ अक्सर भुला दी जाती है। बेसिकली सोशल जस्टिस सिस्टम जो है इसको हमने डिस्क्रिमिनेशन और सोशल स्टेटस से हट के देखना है, क्योंकि ये भी होता है कि फ़लाँ बंदा अगर वेल नोन है या फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटोकॉल वाला जो एक सिस्टम है
कि अगर कोई इंसान है और वो एक नोन पर्सनैलिटी है, वो किसी जगह अपना बिल पे करने के लिए जाता है तो उसको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको कहा जाता है कि जी आप आगे चले जाएं, आपको हम पहले फैसिलिटेट कर देंगे। जॉब्स हो गया, तालीम हो गई, सेहत हो गई, हर लेवल पे हम बात करते हैं इक्वालिटी की। और इसीलिए वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है कि भाई हर इंसान को बराबरी के साथ ट्रीट करना चाहिए और हर इंसान का राइट है कि वो भी अपनी ज़िंदगी को एक भरपूर अंदाज में जिए। और जैसे कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है, कोई इशू है, तो इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए। अगर एक इंसान साइकिल पे आता है, दूसरा इंसान चल के आता है, एक बंदा बाइक पे और एक बंदा गाड़ी पे है, तो चारों को ये हक है कि उसको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, ना कि उनको कम रिस्पेक्ट दे दी जाए क्योंकि उनका सोशल स्टेटस या उनके पैसों का स्टेटस किसी और से मुख्तलिफ है। ये दिन मनाने का बेसिक रीज़न और मकसद ये है। व्यूअर्स, आज के शो में हमने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी हैं। एक तो हमने आज के दिन की मुनासबत से आपको बताना था, तमन्ना बेगम साहिबा को भी ट्रिब्यूट पेश करना था, लेकिन ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर से जो हमें बताएंगे बच्चों के दिल के अमराज के बारे में। मुझे अक्सर सुनने को मिलता है फ़लाँ का बच्चा दिल के सुराख के साथ पैदा हुआ, फ़लाँ बच्चे को 4 साल की उम्र पे दिल का दौरा हुआ, वो दुनिया से रुखसत हो गया। ये चीज़ें बड़ी ऑड लगती हैं क्योंकि जब हम हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो अक्सर एडल्ट्स या पक्की उम्र के लोगों के बारे में सोचा जाता है, मिडिल एज के बाद ये मसाइल शुरू होते हैं। छोटे छोटे बच्चों में दिल की बीमारियां क्यों होती हैं, और अगर खुदा न खास्ता दिल में सुराख या कोई और ऐसी बात हो या दिल में मर्मर हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसका हल क्या है और किस वक्त इस चीज़ का डायग्नोसिस कराना चाहिए, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेंगे। आइए व्यूअर्स, ब्रेक में जाने से पहले किचन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ शेफ़ ज़ूफ़िशा मुरीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि आज आपके मेन्यू पे क्या है? हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, बना रहे हैं टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी के साथ। ओके जी, तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं पहले इसके। बिल्कुल ठीक है जी। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्ग 1 किलो, टमाटर 1 किलो, टमाटर प्यूरी 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, दही 250 ग्राम, तेल 1 कप, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, सूखा धनिया हस्बे जायका। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के ऑयल गर्म करके और उसमें लहसुन अदरक और चिकन को इकट्ठा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम उसमें ये टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ दही डाल के उसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम उसको खोलेंगे और टमाटर की स्किन अलग हो चुकी होगी, उसको निकाल लेंगे, स्किन को अलग कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल अच्छे से उसका पेस्ट बन जाए। और फिर उसकी बुनाई करनी शुरू करेंगे सारे स्पाइसेस डाल के। जब उसकी बुनाई होगी, ऑयल उसका अलग कर लिया गया है, फिर उसको हम ये लाल वाली जो गोल मिर्च होती है इसका और दही का तड़का लगाएंगे एंड पे। वो कैसे तड़का दही का कैसे लगेगा मैं दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं उसमें? क्या इसको हमने ऑयल की और गोल मिर्च को हमने गरम करना है और उसके बाद हमने दही को अच्छे तरीके से फेंट के और फिर डालना है। अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। वही पूछना चाह रही थी कि उसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है और फिर हम वो डाल के तो उसका तड़का लगाएंगे। तो वो बिल्कुल एक अरोमा भी उसका आएगा और टेस्ट उसका बहुत मज़े का टेस्ट। और अगर यही कढ़ाई हमने मटन के साथ या बीफ के साथ बनानी हो तो सेम है, बस पकाना ज़रा ज़्यादा। लेकिन फिर हम उसमें प्याज ऐड करेंगे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि चिकन का एक अपनी इतनी खास उसका ये जल्दी पक जाता है, लेकिन मटन है और बीफ है तो उसका एक खास अरोमा होता है, उसकी एक स्मेल है जो अमूमन खा तो लेते हैं लोग लेकिन वो इतना बच्चे अक्सर नहीं खाते। तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हमें उसमें मसाले ज़्यादा डालने पड़ते हैं और प्याज को हमने ऐड करना होता है, ग्रेवी भी बनती है। अच्छा, दैट्स इट फॉर द रेसिपीज़। और इसको ऑब्वियसली व्यूअर्स रायते और सलाद के साथ सर्व करेंगे तो उसको एंजॉय करेंगे। अब वही वाली बात है ना कि जो लोग ज़रा हेल्थ एंड फिटनेस पे आजकल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि जैसे कि आपने चिकन कढ़ाई बनाई तो आप उस चिकन कढ़ाई को सैलड के साथ और रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप रोटी चावल को स्किप कर देते हैं तो वो थोड़ी सी आपकी कार्ब कंटेंट को कम कर देगी, लेकिन
अगर आप रोटी चावल के बगैर नहीं रह सकते तो दोपहर को बेशक रोटी या चावल के साथ खा लें, बट शाम को जो है 4 बजे के बाद थोड़ा सा अवॉइड करें कि अननेसेसरी कार्ब्स ना खाएं। किन्नू खा लें, सेब खा लें, इस किस्म की चीज़ें खा लें, बट रोटी चावल और चीनी को अवॉइड करें कम से कम 4 बजे के बाद। आप नोटिस करेंगे कि एक जेन्युइन आपके वेट में डिफरेंस भी आएगा। और उसके साथ साथ एक और एडवाइस, अभी हम क्योंकि ब्रेक के बाद बात करने जा रहे हैं हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड। सो दिल के अमराज बहुत से लोगों में इसलिए भी बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर का इशू आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू, या हार्ट में दिल की शरियानें जो हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं चर्बी की वजह से, फ़ैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, क्योंकि हम एहतियात नहीं करते। और एक बड़ी बेसिक एहतियात ये है कि डेली जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज हम ज़रूर करें। इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि अब मौसम बहुत ही कंफर्टेबल हो गया पूरे पाकिस्तान में। सो जहाँ पे भी इस वक्त मुझे लोग देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आधा पौना घंटा डेली वॉक ज़रूर किया करें, थोड़ी चहलकदमी करें, थोड़े एक्टिव हों, ताकि आपके दिल को भी मौका मिले एक्टिव होने का और ज़्यादा हेल्दी होने का। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स तो हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, हार्ट स्पेशलिस्ट है। उनसे बात करेंगे बच्चों के दिल के अमराज से रिलेटेड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक ने। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ऑल्सो नोन एज पीडियाट्रिक एंड कंजेनिटल डिजीज कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस के। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट इनोवेटिव काम है जो डॉक्टर साहब ने किया है, इस पर भी थोड़ी सी हम ज़रूर बात करेंगे। आप डीन हैं एट द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। आपकी मोर देन 100 पब्लिकेशंस प्रिंट हो चुकी हैं और 2 किताबें भी आपने लिखी हैं। आपको प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया और तमगाए इम्तियाज़ से भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। ये एक बड़ी ब्रिलियंट काविश है आप लोगों के एंड पे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं टुवर्ड्स बच्चों को क्यों दिल के अमराज हो। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज एक यूनिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि पहले दुनिया में इसका कोई मॉडल मौजूद नहीं है। तो दिस वाज समथिंग जो कि हमने अपने मुल्क के सर्कमस्टांसेस और अपने मुल्क के बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में सोचा कि देयर शुड बी ए यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज। अब इस यूनिवर्सिटी के जो 3-4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसमें 3 कॉलेजेस हमने इस्टेब्लिश किए हैं, कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इसका कॉन्स्टिट्यूएंट हॉस्पिटल है और एंड देयर आर गोइंग टू बी 5 इंस्टीट्यूट्स जो हम इस यूनिवर्सिटी का कंपोनेंट बनाएंगे। और इसमें क्योंकि देखिए ना, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बच्चों में दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे ममालिक से ज़्यादा कॉमन हैं। जी देखिए, यूनिवर्सिटी का पहला मकसद ही नॉलेज जनरेट करना होता है, तो दैट कम्स थ्रू रिसर्च। और ऑब्वियसली इस यूनिवर्सिटी का भी पहला जो फोकस होगा वो ये होगा कि हम रिसर्च के ज़रिए ये जानें कि हमारे बच्चों के मसाइल क्या हैं, हमने उनको किस तरीके से डायग्नोज और मैनेज करना है, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके मुताबिक हो जो हम उनको बताएं कि जी इस तरीके से दिस इज़ दी प्रायोरिटी, ये हमारा एरिया जिसमें हमें मैक्सिमम फोकस करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें MBBS के स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब नहीं जी, वो नहीं होंगे इसमें। तो इसमें कौन होंगे? इसमें तमाम के तमाम पढ़ेंगे कौन? जी, इसमें तमाम के तमाम पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके स्पेशलाइजेशन वाले लोग हैं। जी, सिर्फ स्पेशलाइजेशन नहीं है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई पीडियाट्रिक नर्स नहीं है। जितनी भी नर्सेज हैं उनको हम एडल्ट्स के लिए ट्रेन करते हैं और अगले दिन उनको कहते हैं कि जाके एक नौज़ायदा बच्चे को लुक आफ्टर कर लें या एक 5 साल के बच्चे को लुक आफ्टर कर लें। पूरी दुनिया में बड़ी देर से ग्रैन्युला भी लगाना बच्चे को बिल्कुल मुख्तलिफ है बड़े की बनिस्बत, क्योंकि उसकी तो ये पहला पीडियाट्रिक नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहा है जिसमें हम स्पेसिफिकली उन नर्सेज को ट्रेन करेंगे जो सिर्फ पीडियाट्रिक्स को या बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें 48.7% पॉपुलेशन इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो हमारा तो आधा मुल्क बच्चे हैं। तो अगर हमने उनको लुक आफ्टर करना है और उनको हमने बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज देनी है, तो जब तक हमारा एम्फोसिस चेंज नहीं होगा उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं। चलिए, वंडरफुल। मैंने कहा क्लैरिटी ले लें, क्योंकि अगर हमने लोगों के साथ शेयर किया तो अप्लाई कौन करना चाहते हैं उनको जी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे, हाँ वो डॉक्टर्स के हों, नर्सेज के हों, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के हों, जेनेटिक्स है, देयर आर मेनी अदर फील्ड जिनको, लेकिन उनका टोटल फोकस विल बी चाइल्ड हेल्थ।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिल के जो मसाइल होते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों को, चाहे नौज़ायदा न्यूबॉर्न बच्चा हो टू एज ऑफ 18, दिल के अमराज क्या कॉमन है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में बाकी मुल्कों की निस्बत रिलेटिवली कॉमन है। पहली बात तो ये ज़्यादा क्लैरिटी होनी होते चाहिए, जी ज़्यादा है। इसमें पहली क्लैरिटी तो ये होनी चाहिए कि जो बड़ों की दिल की बीमारी और बच्चों की दिल की बीमारी टोटली मुख्तलिफ है। बड़ों में जो दिल की बीमारी होती है वो तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है या हाइपरटेंशन है या उससे रिलेटेड तमाम इलनेसेस हैं। बच्चों में जो नुक्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक वो हैं जो पैदाइशी नुक्स हैं, आपने सुना होगा बच्चे के दिल में सुराख है, बच्चे के दिल का वाल ख़राब है, शरियानें उल्टी लगी हैं, दिल मुकम्मल नहीं बना, ये सब पैदाइशी नुक्स होते हैं। और उसके बाद बच्चों को पैदाइश के बाद भी नुक्स होते हैं और वो दो मेजर उसकी फॉर्म्स हैं। अच्छा, पैदाइश पे पहले बात करते हैं कि पैदा ही बच्चा नुक्स के साथ हुआ। अब इसकी तशख़ीस कब होती है और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल है? देखिए, फॉर्चुनेटली मोर देन 90%, 90% से ज़्यादा बच्चों का इलाज मुमकिन है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी का दिल ही नहीं बना, जैसे कि आपने जी, कहा वो है, 10% में आएगा। इसकी जो परसेंटेज है फॉर्चुनेटली, और उसका भी इलाज मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन उसका इलाज इस हद तक है कि आप एक रीज़नेबल ज़िंदगी 30, 40, 50 साल की उम्र तक गुजार सकते हैं। उसमें हम इस तरीके से बच्चे को ट्रीट करते हैं। जो पैदाइश के बाद वाले नुक्स हैं, ऑब्वियसली वो इससे फ़र्क है। उसमें आपको दो मेजर तरह से नुकाइस आते हैं। एक, कोई वायरल इन्फेक्शन हुई और वो सीधी बच्चे के दिल पे चली गई, एकदम बच्चे के दिल ने काम करना छोड़ दिया। इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में मायोकार्डाइटिस कहते हैं, लेकिन इसको आप कह लें बच्चों का हार्ट अटैक, और ये बड़ा सीरियस होता है। बाज़ दफ़ा बच्चे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। और दूसरा, जिसको आप गैंठिए का बुखार कहते हैं, कि आपके जोड़ों का दर्द और बुखार हुआ और वो आपके दिल पे चला गया, ये 5 से 15 साल की उम्र के दरमियान होता है, जिससे आपके दिल के वाल्व डैमेज होते हैं, वाल्व लीक करना शुरू हो जाते हैं, तंग होना शुरू हो जाते हैं, हार्ट काम करना छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, दिल में सुराख तो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। अच्छा, सबसे पहले तो व्यूअर्स, बहुत से दिल के मसाइल जो हैं बच्चों में इसलिए भी होते हैं क्योंकि कज़न मैरिजेस जो हैं हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर साहब, पहले इस पे थोड़ी सी बात कर लें। जी, जो बच्चों में दिल के मसाइल हैं ना, उसमें 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर जिसका आपने जिक्र किया, उसमें कज़न मैरिज जो नस्ल दर नस्ल होती है, उसमें इसका चांस ज़्यादा होता है कि वालदैन भी फ़र्स्ट कज़न थे, उनके वालदैन भी फ़र्स्ट कज़न थे, उनके वालदैन हमारे जानने वालों में हुआ ना, उन्होंने इसी तरह चलता रहा उनका सिलसिला, वो उनकी आपस में ही जी हमेशा तो होती थी। इन बच्चों में फिर कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम्स उस बच्चे का दिल ही नहीं बना। जी, ऐसे ही है। प्रेगनेंसी में जब वो कराया नॉर्मली स्कैन वगैरह, तो और उन्होंने लेट कराया, आई थिंक कोई 5वें महीने के एंड पे कराया, और जो उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब बहुत ही तबीयत ख़राब, हालत ख़राब, ये वो। जब डॉक्टर से जाके चेकअप करवाया तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी और दिल बना ही नहीं। जी, मैं आपसे जिक्र कर रहा और था यही कि और उन्होंने यही कहा कि आपकी फैमिली में बार बार कज़न्स में शादियों के मसले की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही जी, है। वो नस्ल दर नस्ल शादियाँ। फिर हमारी सोसाइटी में शुगर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं। अगर माँ को डायबिटीज़ है तो रिस्क कि बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाता है। अगर माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, जो कि हमारी माँओं का अक्सर होता है, दरमियान में स्पेसिंग नहीं होती, अगर उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है और वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड नहीं है, जैसे कंजेनिटल रुबेला हम उसको कहते हैं, या और भी कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि माँ के पेट में अगर पर्टिकुलरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान उसको वायरल इन्फेक्शन होती है, तो उन बच्चों में भी दिल की बीमारियों का चांस नॉर्मल से ज़्यादा होता है। और बहुत सारे बच्चों में एक्चुअली ये जेनेटिक होता है, तो उनके जीन्स में अगर चल रहा है और किसी भी तरह से वो जीन खा वो सिंगल फैक्टर है या मल्टीपल फैक्टर्स हैं, अगर वो ट्रांसमिट हुआ है, तो ऐसे बच्चों को भी दिल की बीमारी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, दिल में सुराख क्यों होता है? दिल में सुराख, एक्चुअली दिल को अगर आप नॉर्मल दिल को देखेंगे तो दिल के 4 खाने होते हैं और एक पर्दा दिल के ऊपर है, एक पर्दा दिल के नीचे है। तो जो कॉमनेस्ट सुराख होता है वो दिल के नीचे वाले पर्दे में होता है, जिसको हम VSD कहते हैं। और एक्चुअली जितने पैदाइशी नुक्स हैं, आप यूँ कह लें कि 1/3 पैदाइशी नुक्स तो सिर्फ यही होते हैं जिनके दिल के में सुराख होता है। दिल के ऊपर वाले पर्दे में भी हो सकता है, दिल के बाहर भी हो सकता है। अब इसकी वजह का जहाँ तक ताल्लुक है, तो फैक्टर्स वही हैं जो मैंने पहले आपसे गिनवाए हैं कि अगर माँ को डायबिटीज़ है, वायरल इन्फेक्शन हुई है, न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं, नस्ल दर नस्ल शादियाँ। बहुत सारी जगहों पे अभी तक मेडिकल साइंस ये तशखीस नहीं कर सकी कि ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में तो नस्ल दर नस्ल शादियाँ होती हैं। अगर आप कॉकेशियन पॉपुलेशन में यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे भी बच्चों के दिल में सुराख हैं, वहाँ पे भी 8/1000 बच्चों में दिल की बीमारी होती है, वहाँ ये नस्ल दर नस्ल शादियाँ नहीं होती। तो आप कह लें कि अभी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि अभी कुदरत ने अफशा नहीं किए कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इन बच्चों में सुराख होता है। अच्छा, अब दिल की किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, देखिए बड़ा तो फिर भी बता देता है, बड़े भी नहीं सही तरह बताते,
हार्ट अटैक हो जाता है तो फिर अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि उनको नहीं लगा कि गैस की प्रॉब्लम हो रही है या व्हाटएवर। तो बच्चों में कैसे पता चलेगा कि दिल की कोई देखिए प्रॉब्लम बच्चों में एक्चुअली पता चल जाता है। मैं उसकी 2-3 बड़ी आपको बताता हूँ। नौज़ायदा बच्चे में 2-3 चीज़ें जहन में रखें। अगर बच्चे का रंग नीला काला हो रहा है, अगर बच्चा दूध पीते हुए सांस चढ़ता है उसको और वो छोड़ के पीता है, टिपिकली माँ आपसे कहेगी कि मैं सारा दिन उसको दूध पिलाती रहती हूँ, थोड़ी देर दूध पीता है सो जाता है, फिर दूध पीता है सो जाता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, आप उसका सांस ऑब्जर्व करते हैं तो आपको लगता है कि बच्चा तेज़ सांस ले रहा है, बच्चे को बार बार छाती की इन्फेक्शन हो रही है, या ऐसे बच्चों को नीले दौरे पड़ते हैं, या खुदा न खास्ता बच्चे बेहोश होते हैं। तो ये तमाम अलामात एक्चुअली बच्चे में दिल की बीमारी की तरफ पॉइंट करती हैं। थोड़ा सा बड़ा बच्चा जो हो जाता है, जैसे अब 2 साल का या 5 साल का बच्चा है, उसमें फिर अलामात फ़र्क हो जाती हैं। जैसे बच्चे का बेहोश होना, खेलते हुए बच्चा गिरा, बेहोश हो गया। इसी तरह से बच्चे को खेलते हुए सांस चढ़ना, बहुत जल्दी थक जाना, रंग बदलना। आपको माँ कहेगी कि जब मैं इसको नहलाती हूँ या मैं ये जब खेल के आता है तो इसके नाखून और इसके होंठ बिल्कुल काले हुए होते हैं या नीले काले हुए होते हैं। तो ये तमाम अलामात, बार बार छाती की अच्छा, इन्फेक्शन दौरे पड़ते हैं, ये भी सुना है मैंने। जी बिल्कुल, ऐसे 2 तरह के दौरे होते हैं, एक जिनको हम नीले दौरे कहते हैं और एक होता है बेहोश होना। जो फिट्स हैं वो टोटली फ़र्क चीज़ है, जिसको आप झटके कहते हैं या मिर्गी की बीमारी कहते हैं। यहाँ पे बच्चे को क्या होगा कि नीले दौरे का मतलब है कि बच्चा रोते रोते या खेलते हुए एकदम से नीला होगा, बेसुध होगा, बेहोश हो जाएगा, या वो खेलते खेलते एकदम से गिरेगा और बेहोश हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा फ़र्क है दिमाग की बीमारी और दिल की बीमारी, अगरचे इसकी तशखीस ऑब्वियसली एक डॉक्टर बेहतर तरीके से कर सकता है। और डॉक्टर साहब, उसके अलावा क्या क्या इश्यूज आते हैं? एक तो ये दिल में सुराख वाला। अच्छा, दिल में सुराख अगर हो तो इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? अब तो फॉर्चुनेटली ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। बहुत सारे बच्चों में ये दिल के सुराख हम बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी के ज़रिए बंद करते हैं, ख़ास तौर पर जो ऊपर वाले पर्दे के सुराख हैं जिनको हम AST कहते हैं। पहले कहते थे 2 साल तक रुकना चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज़ किया और ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे के दिल में अगर सुराख है तो उसकी फ़ौरन इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनको 90% को पहले साल में ज़रूरत होती है। तो ये कहना कि जी आप 2 साल पे आए, डॉक्टर साहब, ये होता था पहले, बिल्कुल ऐसे कहा होता जाता था कि बच्चा 5 साल पे आ जाएं, 2 साल पे आ जाएं, खुद ही बंद हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे सुराख हैं जो खुद बंद हो जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों को एक्चुअली ज़रूरत होती है वो लाइलाज हो जाते हैं 2 साल की उम्र तक या 5 साल की उम्र तक। पहले स्टेंट भी डालते थे। जी अभी भी डालते हैं जी स्टेंट। हम अगर दिल की शरेयान तंग है तो आप उसमें स्टेंट डालते हैं। बच्चे में अदरवाइज स्टेंट डालना एक थोड़ा फ़र्क कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, स्टेंट बड़ा नहीं होता। तो आपको ऐसा स्टेंट डालना होता है जिसको बाद में आप दोबारा डायलेट कर सके या दोबारा बड़ा कर सके। तो हम शरेयानों में ज़रूर डालते हैं। दिल के अंदर जो सुराख हम बंद करते हैं उसको हम डिवाइस कहते हैं। तो वो डिवाइस से आप सुराख को बंद करते हैं और हार्ट उसके इर्द गिर्द ग्रो कर जाता है। तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आप 2 साल के बच्चे में भी कर सकते हैं, 5 साल के बच्चे में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि जो दिल के सुराख वाली टेंशन होती थी और माँ बिल्कुल बाप मुकम्मल तौर पर काबिल और इलाज। कोई इतनी मेजर सर्जरी कोई मेजर नहीं होती। सर्जरी नहीं। अच्छा, ये तो एक मेजर जो चीज़ है जिसके बारे में। उसके अलावा 2-3 और मेजर नुक्स होते हैं। एक पैदाइशी तौर पर बच्चों के दिल के वाल्व तंग होते हैं। अच्छा, ये भी हम आजकल बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी के जरिए खोल सकते हैं, और मेजॉरिटी बच्चों में हम बगैर ऑपरेशन के बच्चों की क्यों दिल की शरियानें तंग होती हैं? शरियाने नहीं, वाल्व तंग मतलब होते वाल्व क्यों तंग होते हैं? हैं। ये पैदाइशी नुक्स है। ये ऐसी समझ लीजिए जैसे दिल में सुराख जिस क्यों तरह होता है। PUJ ब्लॉकेज होती है गुर्दे के जी अंदर। बिल्कुल हाँ, ऐसी ठीक है। हाँ। ये उसी तरीके से बच्चों के दिल के वाल्व तंग होते हैं, और इनको आप एंजियोग्राफी के जरिए बैलून के साथ खोल लेते हैं। वो बैलून आप वापस निकाल लेते हैं, दिल के अंदर कुछ नहीं छोड़ते, और ये बच्चे एक रीजनेबल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। रीजनेबल से मुराद जैसे एक नॉर्मल मैं और आप, मतलब नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ये नहीं है जिंदगी कि गुजार। मतलब जैसे कि आपने कहा ना कि कुछ बच्चों के केस में 30-40 साल जी की उम्र तक वो बच्चे हैं जिनका दिल या तो मुकम्मल नहीं बनता, कोई दिल का एक हिस्सा छोटा रह गया, या एक दिल का वाल बना ही नहीं है, या दिल की शरियानें भी उल्टी लगी हुई हैं। तो फिर ऐसे बच्चे अगर 30 साल तक जी सकते हैं तो सारी ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते? देखिए होता क्या है कि इन बच्चों में हम 30 साल नहीं, आजकल तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हम उनके दिल के बाहर से रास्ता बना देते हैं। एक दिल के बाहर का रास्ता हम नॉर्मली 2 साल की उम्र से पहले बनाते हैं, और फिर नीचे वाले हिस्से के दिल का हिस्सा, जिसको हम फॉन्टान ऑपरेशन कहते हैं, ये 4-5 साल की उम्र पे करते हैं। और ऐसे बच्चे अब नई मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट के साथ इनकी एवरेज एज 40 साल है। पाकिस्तान में तो वैसे भी एवरेज एज कम है, तो
तो अगर इन बच्चों को आप 40 साल तक सर्वाइव, और आप इस उम्मीद पे सर्वाइव करते हैं ना ये बच्चे कि देखिए मेडिकल साइंस जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, आज से 10 साल के बाद 20 साल के बाद हो सकता है इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 साल हो जाए या 60 साल हो जाए, या इनका आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकें। वही पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑप्शन कितना वायबल है पाकिस्तान में और कितना कामयाब है बच्चों पाकिस्तान में नहीं है, अभी तक पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। और चिल्ड्रंस और हॉस्पिटल उसकी- में कब शुरू होगा डॉक्टर साहब? देखिए असल में ये पहले एडल्ट्स में होगा फिर बच्चों में होगा। मैं इसमें बिल्कुल आपको क्लैरिटी देता हूँ। हार्ट ट्रांसप्लांट में आप किसी बंदे को 10 साल 20 साल ज़िंदगी देते हैं या इवन 30 साल भी ज़िंदगी दे सकते हैं, जो अभी मेडिकल साइंस की तरक्की हुई है। तो अगर आप एक 40 साल 50 साल के बंदे का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और उसको 20 साल देते हैं तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। बच्चों में अभी तक ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि बच्चों में ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। आप अगर अमेरिका चले जाएँ, आप कनाडा चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। लेकिन क्या हमारे ये- पास अभी तक क्या वो ये फैसिलिटी, बच्चे फिर सिर्फ 10 साल जीते हैं? एवरेज इनकी जो लाइफ होती है वो 20 साल के करीब होती है, देन दे गेट अनदर हार्ट ट्रांसप्लांट। सारी जिंदगी इसी में। हाँ, लेकिन देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आप ट्रांसप्लांट के साथ बहुत इंप्रूव कर चुकी है। ठीक है, आपको दवाई ज़रूर खाना पड़ती है और शुरू का कुछ पीरियड जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि रिजेक्शन ना हो जाए वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसके बाद तो ये बच्चे आलमोस्ट नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब जो मसाइल आपने कहा कि जैसे कि ये तो हमने कवर कर लिया ना कि जो पैदाइशी मसाइल होते हैं, फिर आपने बात की थी कि जो इन्फेक्शंस के थ्रू हो जाती हैं उनका क्या हल है? देखिए जो इन्फेक्शंस के थ्रू होती है उनमें सबसे कॉमन है जिसको हम रोमैटिक फीवर या रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये गैंठिए के बुखार या जोड़ों के दर्द और बुखार के साथ आजकल सुनने को मिलता है 14 साल का बच्चा जो है रात को सोया सुबह जागा ही नहीं, डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक हो गया था। जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। इसमें 2-3 मेजर चीज़ें होती हैं। एक, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई, फ्लू हुआ, पेट ख़राब हुआ, वो वायरस खुदा न खास्ता आपके हार्ट पे चला गया और उससे एकदम से हार्ट के मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, जिसको हम मायोकार्डियल स्टनिंग कहते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है? क्योंकि खांसी जुकाम तो इस मुल्क में बहुत होता है। फॉर्चुनेटली इसका इंसिडेंस बहुत लो है, मतलब ये आप कह लें कि लाखों में से किसी एक बच्चे को होगा, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत कॉमन है। तो आप रेयरली इस तरह की बात सुनेंगे। उसमें वैसे एक और पॉसिबिलिटी भी होती है, जो आप बात टीनेजर की बात कर रहे हैं ना, कि कुछ लोगों को पैदाइशी तौर पर उनके हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम होती है, तो वो खुदा न खास्ता उनके दिल की धड़कन या तो एकदम से स्लो हो जाती है या बहुत तेज़ हो जाती है, जिससे उनकी अचानक मौत हो सकती है। और ये भी एक्सट्रीमली रेयर है, ये बहुत ही अनकॉमन है। हार्ट मर्मर क्या होता है? हार्ट मर्मर का मतलब ये होता है कि आपके दिल से नॉर्मल आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ आ रही है, और ये हार्ट मर्मर तभी होता है अगर आपके दिल में सुराख है, आपके दिल का वाल ख़राब है, आपके दिल का वाल लीक करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेजॉरिटी लोगों में, बच्चों में हार्ट मर्मर नॉर्मल होता है, जिसको हम इनोसेंट हार्ट मर्मर कहते हैं। इनोसेंट हार्ट मर्मर ये होता है कि आपके बच्चे की दिल की धड़कन तेज़ है, उसमें कोई खून की कमी है या उसको वैसे ही कुदरती तौर पर उसकी जिसामत कमज़ोर है, तो बाज़ दफ़ा हार्ट से एक्स्ट्रा साउंड आ जाती है। वो अगर आप उसका एनीमिया करेक्ट करेंगे, उसकी सेहत बेहतर होगी या बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, तो वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। उनको हम इनोसेंट या फ्लो हार्ट मर्मर कहते हैं। जो ऑर्गेनिक हार्ट मर्मर होता है वो खुदा न खास्ता अगर सुराख है या वाल ख़राब है उसकी वजह से। लेकिन अगर हार्ट मर्मर है तो द चाइल्ड मस्ट बी इवैल्यूएटेड, आपके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा। अच्छा डॉक्टर साहब, गोइंग बैक, आपने जो कहा कि अब जिस तरह गैंटिया या स्किन केसेस में फिर क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों में? देखें ये होता है सोर थ्रोट से, कि अगर आपका सोर थ्रोट अनअटेंडेड है, और ये हिस्टोरिकली ये गरीब लोगों की बीमारी है बदकिस्मती से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा और फैक्टर्स भी होते हैं। ओवर क्राउडिंग, अगर एक ही कमरे में 6 लोग या 8 लोग रह रहे हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं है, उनकी प्रॉपर सैनिटेशन भी नहीं है, बच्चा भी कमज़ोर है, गला ख़राब हुआ, ओवरलुक हो गया, किसी ने उसको पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक या कोई वो नहीं दी, तो वो खुदा न खास्ता इन्फेक्शन जब वर्सन होती है या उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं, तो ऐसे बच्चों को गैंठिए की बीमारी होती है। आप हैरान होंगे, ये यूरोप से बीमारी ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका से ख़त्म हो चुकी है, तमाम डेवलप्ड कंट्रीज से ये ख़त्म हो चुकी है। हमारे मुल्क में अभी भी एंडेमिक है, हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं जिनको रोमैटिक फीवर और रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, और ये सारे के सारे आपके ये जो कच्ची आबादियों से, आपके विलेजेस से, आपके गरीब एरिया से या स्लम्स से ये बच्चे आते हैं जिनको ये बीमारी होती है। हमारे भी एफ्लुएंट एरियाज़ में इस बीमारी का वजूद आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अच्छा, लेकिन व्यूअर्स को अगर हम ये गाइड करना चाहें कि पाकिस्तान में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ गया है, ये तो एक, ये बढ़ नहीं गया, ये हम कम नहीं कर सके। इसको मैं लेट मी करेक्ट, अच्छा। इसकी करेक्ट वर्डिंग ये होगी कि हमारा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई था, बाकी दुनिया का भी हाई था। बाकी दुनिया ने इस पे बहुत मेहनत की और अपना नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट बहुत नीचे लेके आए।
न्यूनेट व्यूअर्स के लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, न्यूनेट से मुराद है वो बच्चा जो नौज़ायदा बच्चा 1 महीने की उम्र तक होता है, उसको हम न्यूनेट कहते हैं। अब ये जो बच्चों की अमवात होती हैं, ये 90% अमवात पहले 3 दिन में होती हैं, या पैदाइश के वक़्त पहले 24 घंटे में, या पहले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये अमवात वाक़या होती हैं। और इसमें 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में, जिसकी वजह से अभी भी हमारा न्यूनेटल मॉर्टेलिटी हर 1000 में से हमारे 40 बच्चे फौत हो जाते हैं। तो आप यूँ कह लें कि अभी भी दुनिया के जो 3-4 ऐसे ममालिक जिनका सबसे दुनिया में हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट है वो हम हैं, और वो उसमें 3 मेजर फैक्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी भी हमारी मेजॉरिटी जो बर्थ्स हैं, बर्थ अटेंडेंट्स हैं, जो डिलीवरीज होती हैं, वो किसी प्रॉपर ट्रेंड इंडिविजुअल से नहीं होती, और उसकी वजह से इसको हम बर्थ एस्फिक्सिया, जी, दाई घर पे बुला ली, दाई ट्रेंड नहीं थी, उसने जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया। दाई वाला इशू नहीं है, इशू ये है कि अगर आपने कराना है ये, तो फिर आप मिडवाइफ जो प्रॉपर ट्रेंड है, जिसके पास सर्टिफिकेशन है, फिर उससे करवाएं ना। बाहर के मुल्क में भी लोग मिडवाइफ को यूज़ करते हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड होती हैं। इसके पास ना इसकी ट्रेनिंग है, ना इसने जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया वो साफ़ था, ना इसने बच्चे को इसको हैंडल करना आया। अगर बच्चे को खुदा न खास्ता पैदाइश पे कोई प्रॉब्लम थी, तो इसको हम बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, कि पैदाइश के वक्त बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिली, उसका दिमाग भी इफ़ेक्ट हो गया। अगर वो सर्वाइव भी कर जाता है बच्चा, तो ये बच्चे बेचारे फिर सारी ज़िंदगी के लिए या मोहताज होंगे, या अपाज होंगे, या ज़हनी तौर पे कमज़ोर होंगे। अच्छा। ये एक फैक्टर है। दूसरा इन्फेक्शन है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अभी भी हमारे बच्चों को कितनी इन्फेक्शन होती है बर्थ के टाइम पे, और ये भी नॉर्मली या डिलीवरी रिलेटेड होती है या एनवायरनमेंट रिलेटेड होती है, कि आपने उस वक्त प्रॉपर बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं दिया। और ऐसे अस्पताल में आपने डिलीवरी करवाई जहाँ पे 15 और बच्चे जो हैं वो अस्पताल में उसी जगह पे जो हैं जिनको कोई इन्फेक्शन है या बीमारी। और जो तीसरी मेजर वजह है वो प्री मेच्योरिटी या लो बर्थ वेट है, कि ये बच्चे जो टाइम से पहले पैदा होते हैं और इनका वज़न भी कम होता है। जब ये टाइम से पहले पैदा होते हैं तो इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, और वो स्पेशल केयर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, फाइनली एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, और खराज तहसीन भी हम सब आपको पेश करना चाहेंगे कि आप मतलब जब भी डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात होती है, आप कोई नई इनोवेशन, कोई नई चीज़ पूरे पाकिस्तान के लिए करने की कोशिश करते हैं। ये जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के साथ जो आप ये यूनिवर्सिटी का कैंपस और ये सारा कुछ, ये आपका और आपकी टीम की एक बहुत बड़ी काविश है। अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें। एंड वही वाली बात ना कि जिस मुल्क में 40-50% अवाम अंडर 18 साल से कम उम्र की है, उन बच्चों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ और स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियां भी फिर उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती हैं। तो डॉक्टर साहब, फाइनली बच्चों को दिल की बीमारियों से बचाने की कोई टिप्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? देखिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो बचाने के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँगा, और एक तशखीस के जल्दी तशखीस के कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उनके अल्टीमेट आउटकम को अफेक्ट करती हैं। जल्दी तशखीस के हवाले से तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपका पहले कोई बच्चा है, अगर माँ को शुगर है या कोई और आपका रिस्क फैक्टर है, तो एक चीज़ होती है जिसको हम फीटल एको कहते हैं। फीटल एको ये होता है कि माँ के पेट में अभी बच्चा 16 से 18 हफ्ते का होता है, तो आप एक्चुअली अल्ट्रासाउंड करके, उसको हम एकोकार्डियोग्राम कहते हैं, आप बता सकते हैं कि बच्चे को दिल की बीमारी है। एनॉमली स्कैन में नहीं होता? एनॉमली स्कैन में आप बहुत ग्रॉस बता सकते हैं। एनॉमली स्कैन में वो सस्पेक्ट करेंगे और फिर वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे जो कि उसको डायग्नोज करेगा। और पैदाइश के वक्त अगर बच्चे को जो मैंने अलामात आपको पहले बताई हैं, कि अगर बच्चा नीला काला हो रहा है, उसके सांस में डिफ़िकल्टी है, उसको स्वेटिंग हो रही है, वो फीड नहीं ले पा रहा, तो ठीक है, कॉमन चीज़ें ज़रूर सोचें, लेकिन दिल के बारे में भी ज़रूर सोचें। बचाने का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक रोमैटिक फीवर, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ तो दुनिया ने ख़त्म कर दी, और वो कैसे ख़त्म की? आपका सोशियो इकनॉमिक फैक्टर ऊपर जाने से, कि आपकी अगर ओवर क्राउडिंग ख़त्म होगी, अगर हम उनकी सैनिटेशन बेहतर करेंगे, इन बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे, और अगर कोई भी बच्चा थ्रोट इन्फेक्शन, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी हर बंदे से कि गले की ख़राबी को कभी लाइट ना लें। अगर आप फौरी तौर पर उसको एंटीबायोटिक, एमॉक्सिल, ऑगमेंटिन कुछ भी मिल जाता है, तो वो बच्चे फौरी तौर पर करेक्ट हो जाएंगे, और उनके फिर दिल के ऊपर ये बीमारी नहीं जाएगी। ठीक है। पैदाइशी नुक्स के कॉन्टेक्स्ट में तो 2 ही चीज़ें हैं। एक तो यह कि तमाम मदर्स को वैक्सीनेट होना चाहिए। 100% मदर्स प्रेगनेंसी से पहले या शादी से पहले मेक श्योर करें कि उनकी फुल वैक्सीनेशन हुई है। हमारी ये जो बच्चियाँ 16-18 साल की, 20 साल की, 21 साल की जिनकी शादियाँ हो रही हैं, दे आर फुली वैक्सीनेटेड। दे मस्ट गेट देयर शुगर चेक, क्योंकि अगर डायबिटीज़ है और उनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, और अगर माँ को अनडायग्नोज डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में गई है, तो उनमें बहुत चांस है कि पैदाइशी दिल का नुक्स होगा। और थोड़ा पैदाइश में वक्फा रखना भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब माँ की सेहत कमज़ोर होगी तो ना सिर्फ ये कि दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है, बाकी तमाम बीमारियां जिनकी आपने ब्रेन की बात की, स्पाइन की बात की, किडनीज़ की बात की, ये तमाम चीज़ें उन माओं में ज़्यादा होती हैं जो कमज़ोर माएँ होती हैं, जिनकी सेहत कमज़ोर होती है। Thank you so much, Professor Dr. Masood Sadiq साहब. It's always a pleasure having you on the program. अरसे बाद मुलाकात हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे फिर मिलके. Thank you very much. And viewers, डॉक्टर साहब के लिए बहुत सी दुआओं के साथ हम इस सेगमेंट को क्लोज़ करेंगे. आपसे दुआओं की रिक्वेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी एक एफ़र्ट और एक बहुत मेजर काविश के साथ आगे बढ़ रहे हैं. अल्लाह ताला इनको कामयाब करे. ये जो एक यूनिवर्सिटी बन रही है हमारे बच्चों को महफूज रखने के लिए और लोगों को मज़ीद इक्विप करने के लिए और स्पेशलाइजेशंस क्रिएट करने के लिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको नर्सेज भी प्रॉपर मिलें, उनको डॉक्टर्स भी प्रॉपर मिलें, रिसर्च भी प्रॉपर हो. तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे. क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और व्यूअर्स, यू नो दीज टू प्लस देयर सिस्टर एज द मनवा सिस्टर्स. लेकिन बहुत शुक्रिया. हमारे साथ सबा नौरीन साहिबा हैं एंड फौजिया यास्मीन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और इनकी तो आपने ये लेटेस्ट ट्रैक सुन ही लिया, बहुत ही खूबसूरत सा. इनके साथ हमें ज्वाइन किया है हसनैन हैदर ने. हमारे शो का पहले भी हिस्सा बन चुके हैं और आज इस कैपेसिटी में हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? एंड देन वी हैव फिज़ा हैदर विद अस एज वेल. अस्सलाम वालेकुम फिज़ा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक. अब आप सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा सिंगर्स एक ही जगह पे क्यों कलेक्टेड हैं, इस पे हम अभी बात करेंगे. लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत फ्लूट बजाते हुए सुना वक़ास अली को. अस्सलाम वालेकुम वक़ास. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू द शो. थैंक यू. अच्छा व्यूअर्स, अब जिस इंसान ने ये एक एफ़र्ट किया है और इन सब को जमा किया है, और ये नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 100 आर्टिस्ट हैं जिनको इन्होंने जमा किया है, और वो एक ही इंसान कर सकता है और उसका नाम है मिकाल हसन, जिनका अपना भी म्यूज़िक बैंड है. लेकिन आप म्यूज़िशियन, प्रोड्यूसर, गिटारिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, स्टूडियो ओनर, कंपोज़र और फेस्टिवल प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं. नेशनली और इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत से फोरम्स पे रिप्रेजेंट भी किया है और इंटरनेशनली बहुत से आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस भी की हैं और डिफरेंट अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम मिकाल, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? मिकाल, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही. मतलब यूजुअली 2-4 सिंगर्स को एक जगह पे जमा करना अनलेस कॉन्सर्ट हो आप पड़ जाता है. हाँ. तो 100 को एक प्लेटफॉर्म, कहानी क्या है? ये क्या हुआ? ये कहानी अंडा था, मुर्गी थी, बकरा आया, क्या हुआ? वो बेसिकली ये सारे म्यूजिशियंस की एफर्ट है कि हम लोग मिल के काम करना शुरू करें और एक दूसरे की सपोर्ट करें. बिकॉज आजकल की दुनिया में हर बंदे को पड़ी होती है कि मेरे कितने व्यूज़ हैं, मेरे कितने लाइक्स हैं, मुझे कौन लोग मैसेज कर रहे हैं, कौन मुझे फॉलो कर रहे हैं. बट एक्चुअली अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो उसको आपके म्यूज़िक को स्प्रेड करने का ज़्यादा चांस होता है जब आप लोग कोऑपरेट करके काम करते हैं. तो ये हम सब ने मिल के एक प्रोग्राम बनाया है. अच्छा, तो ये है क्या? ये प्रोग्राम का नाम रवायत है और उस पे वो लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ जो हैं म्यूज़िक के साथ काफ़ी जनरेशन से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन कुछ वजह से उनको या तो क्रेडिट नहीं मिला या उनको आगे नहीं कोई लाया या उनको कवरेज नहीं मिली. एक तो बहुत बड़ा इशू जिस पे अक्सर गिला किया जाता है हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं, इवन एस्टैब्लिश आर्टिस्ट, कि भाई जिसकी गुड्डी चढ़ गई, जो वायरल हो गया, बस उसी को. और ये इट्स ट्रू. अब 4-5 लोग हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो अब उन्हीं 4-5 लोगों को हर जगह, हर कॉन्सर्ट पे, हर जगह बुलाया जाता है. और एक्चुअली इस चीज़ के ऊपर कोई फोकस नहीं होता कि सुर ताल का कोई सेंस है, पता है कि किस तरह. मतलब ये वो वाली बात है कि मैं गाना गाऊँ, एकदम से वो वायरल हो जाए तो सारे जुगन को बुलाना शुरू कर दें एज अ सिंगर. पीछे की जर्नी जो है वो मिस हो जाती है सबकी. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आपने भी अपने बैंड को, मिकाल हसन बैंड को इस्टेब्लिश करने में और उसकी एक जगह बनाने में बड़ी मेहनत की, लेकिन जब यंग लोग आगे आने शुरू हुए जो ज़्यादा वायरल थे, तो बैंड ज़रा पीछे हो गया. ये तो होता है. ये तो होता है. हाँ जी. पॉपुलैरिटी और आर्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट, हमें थोड़ा सा फ़र्क रखना पड़ता है कि जो पॉपुलैरिटी होती है वो
किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो किसी वक्त भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर काम आपका कंसिस्टेंटली अच्छा रहेगा, क्वालिटी रहेगी, तो वो किसी वक्त भी सच्चाई ही सुनाई देगा। उसको कोई ट्रेंड की ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छा काम जो होता है उसको शायद वो इतना पॉपुलर एकदम नहीं होता, लेकिन वो चलता बहुत टाइम है। तो विकल्प सबको जमा कैसे किया? फ़ोन करके विकास को फ़ोन किया कि यार मुझे को बता कोई अच्छा नहीं, गाने एक सेकंड वाला। विकास बताओ क्या हुआ था? बिल्कुल इसी तरह हुआ था। बिल्कुल इसी मुझे तरह कॉल हुआ आई थी कि और ये यही- करना है, एक प्रोग्राम बनाना है हाँ जिस जी। पे सब लोगों के गाने होंगे, उनकी फैमिलीज का काम होगा, और वो प्रोग्राम जो है उस पे हम लोग इंटरनेशनल म्यूजिशियंस को कोलैबोरेट करवाएंगे। एंड आप लोग आपस में डिसाइड करो कि किसके गाने आने चाहिए, कौन से गाने होने चाहिए, आर्टिस्ट कौन होना चाहिए। ये सारे म्यूजिशियंस ने डिसाइड किया, मैंने एक्चुअली किया कुछ जी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसी तरह कॉल आई थी और यूँ ही पूछा गया था कि कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ आपका राब्ता है जो अच्छा है और ख़ानदानी हो, पीछे बैकग्राउंड उनका म्यूज़िकल ही हो फैमिलीज़ का। तो इसी तरह सजेशंस हुई, मिलकर सब ने काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे गुलकार आए, म्यूजिशियंस आए, सब एक्सपीरियंस थे ऑब्वियसली। आपका एक्सपीरियंस कैसा था एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और कनेक्ट कैसे हुए? क्योंकि हर बंदे की अपनी एक मुख्तलिफ स्टोरी हाँ, होगी, तो सबा बिल्कुल। आप और फौजिया, आप लोगों की कैसे कनेक्शन बनी इनके साथ? इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जब पता चला कि सर हमारे साथ प्रोजेक्ट ये करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि एक लाइव प्रोजेक्ट है जहाँ इतने अच्छे सिंगर्स ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मनवा सिस्टर्स को भी उसमें लाइव गाने का मौका मिल रहा है, और लाइव गाना वैसे भी हमें बहुत पसंद है। और ये प्रोग्राम जो है, इसकी ख़ास बात जो थी वो ये कि एक ही टेक में सारा करना होता था। सही। ये नहीं कि उसमें मतलब आप अगर छोटी सी मिस्टेक किसी से भी हो जाती है तो वो फ़ौरन पूरा शुरू से फिर तीन पूरा एक ही बहनें take जब में। गा रही हो तो Yes. आगे पीछे हो जाती हैं तो चीज़ें। बिल्कुल, तो वो उससे पहले जो रिहर्सल का होना, एक दिन आना, फिर डेट सर ने देनी कि ये आपने इस डेट को आना है और आपकी फाइनल रिकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी, बड़ा एंजॉय किया और है। बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने बहुत सीखा सर के साथ, और माशाल्लाह से जिस तरह इनका तो फौजिया, इनका एक्सपीरियंस तरीका है। फ़र्क है काम करने का। Exactly, फिलहाल ओल्ड स्कूल तरीके से exactly, काम very करते हैं। ये तो professional। अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स वेरी, नए बंदे को शायद इसलिए थोड़ा सा इनके साथ काम करना टफ लगता है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई प्रोफेशनली करना है, ये नहीं कि मैं Exactly. ट्यूनर Yes, पे तुम्हारी आवाज़ भी exactly. सेट कर दूंगा। किसी को मैं- ट्यूनर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल लगा नहीं, हुआ, कोई बिल्कुल भी ट्यूनर नहीं ऐसा है, कोई सीन कोई नहीं। क्लिक ट्रैक नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, सारा लाइव है, सारा सब live। लोगों ने बजाया है। बिल्कुल। तो हमारा मतलब सर के साथ बहुत ही अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा। और जब इन सर की कॉल आई, मैं तो खैर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मिकाल हसन सर की उनकी कॉल आई उनके बैंड से, मुझे और तो हमारे फोन लिए आता ये तो मैं बहुत सर बड़ी पकड़ बात। लेती हूँ, लेकिन खैर चलो हम क्योंकि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो हमारे सही, मसाइल सही, और हैं। तो हम क्योंकि लोग हमारे लिए मतलब बहुत ये बड़ी बात थी, और वी आर ब्लेस्ड कि हम और फिर इस एक part- गाना नहीं, 6 गाने हैं माशाल्लाह हाँ। हमारे। 6 सॉन्ग्स। हाँ हाँ, और सबके गाने ओवर द ईयर जो है टाइम के हिसाब आते से रहेंगे। आते रहेंगे सबके सॉन्ग्स। तो ये भी नहीं है कि एक गाना आया तो उसके बाद आना नहीं गाना, गाने बहुत है। सही। तो अब हसनैन, आपका लहदा गाना है, फिजा आपका लहदा है, या इज इट टुगेदर, व्हाट इज इट? नहीं हमारा ड्यूट है। जो है इकट्ठा है हमारा। सोलो भी है। अच्छा चलिए, पहले आप बताएं हसनैन, आपका जी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपसे राब्ता कैसे हुआ? आप भी एक्साइटेड हुए थे या मेरी तरह दुखी नहीं हुए मिकाल थे कि मिकाल भाई को का पता फोन था कि मैं गाता हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे अप्लाइज किया कि तुमने गाना है इसमें, क्योंकि मैं पहली बार सर के साथ परफॉर्म कर रहा था। पहले भी 2-4 बार किया है, काम उनके साथ किया है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। और ये हम जो सीखते रहे बचपन से, सर को पता था कि लाइव गाते हैं, ये इनमें वो है कैपेसिटी कि लाइव गा सकते हैं, तो इसलिए सर ने मुझे चांस दिया। सही। व्हाट अबाउट यू? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस और आपका दोनों का डुएट है, और आपने अलहदा से भी किया है, या इन्होंने सिर्फ मेरा फिजा के साथ ड्यूट है और फिजा का सोलो है। फिजा को? हाँ जी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं पहले भी सर के साथ काम कर चुकी हूँ, 2-3 शोज़ भी किए हैं और रिकॉर्डिंग्स भी की हैं। तो सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सर ने हमेशा से, अगर बैंड का काम देखा जाए या रिवाइज सीरीज़ देखी जाए, तो सर ने हमेशा चेंज दिया है म्यूज़िक के लिए। तो ये भी एक आपको आगे और गाने अच्छे मिलेंगे। अभी तो सिर्फ 3 गाने हैं, अभी और अच्छे आएंगे गाने, बेहतर से बेहतर। डिसाइड किया मिकाल कि कौन कितने गाने परफॉर्म करेगा और क्या होगा? आर्टिस्टों पे छोड़ दिया, जितने गाने करने कर ले। मिनिमम कहा कि 3 तो करे, अच्छा 3 तो करे। यानी कि अगर आप 2 और ले आते तो वो भी हो सकते थे, बट हैं ऑब्वियसली इनके भी 5 या 6 हाँ जी गाने। 6 हैं। 6 गाने तो आपने 3 क्यों कहा है? नहीं 6 3 गाने अभी हैं। निकले हैं। 3 अभी आए हैं, रिवाइज तीन सीरीज के अभी 3 आए आए हैं, हैं। रिवाइज आए तीन हैं। अभी और आने हैं। हाँ जी। नहीं अभी पूरी सीरीज पे अच्छा, आप 150 समझाओ ना कि गाना हम है। देखें कैसे इसको। यूट्यूब पे। अच्छा, तो रिवायत के नाम से हाँ ऑनलाइन जाएं, हाँ
मिकाल हसन बैंड के चैनल पे जाएं, हाँ। रिवायत सीरीज़ के आपको गाने मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसपे चंबा कितनी दूर इनका गाना पहला था, फिर शहजाद साहब का जिन्होंने आपके घर पे भी परफॉर्म किया था, हाँ, तोबा कवाल जो है। जी बिल्कुल वो, फिर तीसरा इनका निकला है और इस वीक शुजात अली खान का एक गाना निकलेगा। और कितने गाने बनाए हैं? 156 ये बन चुके हैं या अभी बन हो गए हैं। यानी कि अगर और लोग भी, यंग लोग जो इसी किस्म के बैकग्राउंड से हैं और मतलब एक हिस्ट्री भी है और सीखे हुए भी हैं, हाँ। तो वो अगर आपसे रब्ता करना चाहें उनको तो रिकॉर्ड वो कर कर देंगे। सकते हैं और हाँ। आप उनको रिकॉर्ड कर देंगे। जी चलिए व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, अब आप दोनों का भी कुछ सुन लेते हैं, राइट? और फिर ब्रेक के बाद इनसे भी सुनेंगे। और मिकाल का जो स्टूडियो को आग लग गई थी या इनको आग लगी थी और उनसे स्टूडियो को आग मुझे आग लगी थी। ये क्या हुआ, ये हम मिकाल से जानेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा पूछो तो हुआ क्या था। अब हम लोगों ने फोनों पे तो बात कर ली थी उस बेचारे से, लेकिन हुआ क्या ये आप लोगों को भी बताएंगे ब्रेक के बाद। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। क्या बात है हसनैन हैदर की और फिज़ा हैदर की, एंड ऑफ कोर्स वक़ास अली। आपके बगैर तो शो वैसे ही नामुकम्मल है, इसीलिए हमने आपको बिल्कुल सेपरेट सीटिंग दी है ताकि आपका फ्रेम बेहतरीन बने। हाँ जी। आप लोग भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम उन्हीं का है, सबको बैलेंस में लेके चलना। अच्छा मेरे को ये बताओ, सॉरी हमारे अब्बा दोनों के बहुत करीबी दोस्त थे, अल्लाह ताला दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और फिर हम लोग साथ बड़े हुए, लिटरली ये बचपन से मेरे जानी दुश्मन हैं और मैं भी कुछ वापसी की जो आपकी जानी दुश्मन हूँ, तो इसलिए कभी कभी मुंह से मीकू भी निकल जाता है। अच्छा मीक्स ये बताइए मुझे कि ये हुआ कैसे? देखिए आइडिया कैसे आया? हम ही बैठे हुए थे, जिस तरह अक्सर आपको इस तरह आइडियाज आ जाते हैं बैठे बैठे, हुआ क्या? आइडिया कैसे आया और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया? आइडिया इस तरह आया कि मैं तंग आ गया था सुन के ये जो आजकल म्यूज़िक चल रहा है। वो ही नहीं हाँ मतलब काफ़ी मैंने पिछले पता 15 साल से सुनी आ रहे हैं। और बिकॉज मैं पप्पू साहब से भी मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है, वकास से भी, तो काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट लोग हैं वो बिल्कुल ही मतलब समझें कि तंग पड़े हुए थे, तंग हाँ फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि यार उसमें कोई मौका नहीं मिलता। मेरी इन लड़कियों से जब बात होती थी तो सॉरी मिकाल, तो ये मुझे ये कहती थी आप ही हम जरूर बनाएं, लेकिन बात ये कि किसके लिए बनाएं? हम बनाते चले जाते हैं, ना कोई सुनता है, ना कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ना कोई रिकॉर्डिंग कंपनीज है। जाएं भी किसी के पास गाना बनाने के लिए तो इतना लंबा महंगा बिल बना के पकड़ा देते हैं कि मतलब बंदा यानी कि जॉब करे अपने गाने बनाने के लिए। बिल्कुल। तो क्या रोजी रोटी नहीं कमानी? गाना सुनते हैं तो उसमें हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती कि इसमें मेहनत कहाँ पर हुई है आर्टिस्ट की, उसका टैलेंट किधर बोल रहा है। सारा कुछ वो टेक्निकली चीज़ें करके वो इतना अच्छा गाना निकाल के पेश कर देते हैं। पहन के डिशके तो बिल्कुल फिर वही चीज़ देखते सुनते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म इस हवाले से कि लाइव गाना है सारा कुछ। बिकॉज इसी आप लोगों ने जो भी गाना सुनाया अब वो टिपिकल पॉप सॉन्ग नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जो म्यूजिक और मौसीकी के फैन हैं, जो एक्चुअली मौसीकी सुनना चाहते हैं, वो बहुत एंजॉय करेंगे। जी जी बिल्कुल। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। ये सॉन्ग एक्चुअली हमारी पुप्पो का है, ये उन्होंने गाया हुआ है। तो ये मिकाल सर को हमने सुनाया था क्योंकि मिकाल सर ने कहा था कोई रिवायती, क्योंकि शो का नाम ही रिवायत है, तो कुछ रिवायती सॉन्ग होना चाहिए, तो इसलिए पुप्पो का सॉन्ग था ये घूंघटोले पुराना, तो इसको रिक्रिएट किया। वंडरफुल। समर इकबाल का। हाँ जी, समर इकबाल। अच्छा अब मुझे बताइए, तो फिर ये आप तंग आ गए और आपने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ सिचुएशन को बेहतर करने के लिए या लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि इतना नाम भी अल्लाह ने दिया है और इतनी मतलब रिस्पेक्ट भी दी है, लेकिन वो अगर मेरे तक ही रह जाए तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं आता। तो पप्पू साहब और मैंने बैठ के फिर हमने डिसाइड किया कि हम सब आर्टिस्ट को दावत देंगे कि प्लीज़ अपने गाने हमें सुनाएं और हमारे साथ बैठ के सिलेक्ट करें कि आप क्या परफॉर्म करने मांगते हो। तो ये प्रोग्राम बड़ा डिफरेंट है बिकॉज इसमें कोई कॉर्पोरेट एजेंडा नहीं हमारे पास, हमने किसी की बोतल नहीं बेचनी, किसी का साबुन नहीं बेचना। नहीं एक्चुअली ये बात मैं क्लियर कर दूं व्यूअर्स की, रिवायत जी जो ये एक इन्होंने अपने YouTube के चैनल पे मिकाल हसन बैंड के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो रिवायत की ये सीरीज़ इन्होंने क्रिएट की है।
इसमें कोई स्पॉन्सर, कोई ब्रांडिंग, अल्लाह करे कि हो जाए, ख्वाहिश है, उम्मीद रख सकते हैं, अल्लाह खैर लेकिन करे, अल्लाह करे कि हो जाए, बट ये प्योरली आप तक इन ब्रिलियंट आर्टिस्ट की, मतलब 150 से ज़्यादा गाने हैं, तो 180 156 है अभी तक। अच्छा, 156 बन गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो गाने जो हैं उनमें से कुछ सॉन्ग सेलेक्ट होते हैं, वो मेरे इंटरनेशनल जो कुछ म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं जो बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, आला लेवल के प्लेयर्स, उनको मैं वो सॉन्ग्स भेजता हूँ। फिर वो अपनी डिसीजन करते हैं कि हमने कौन से गाने पे काम करना है, और उनके लिए भी सेम चैलेंज है कि उन्होंने भी वन गो में प्ले करना है, उसी वक्त वीडियो टेप करना है, उसी वक्त रिकॉर्ड करना है। तो उनके पास ये चांस नहीं है कि वो रोक रोक के रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनको गाना स्टडी करना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और फिर वो उसको प्ले करते हैं। ठीक है। तो एक बंदा बेस गिटार का काम करता है, वो ट्रैक पूरा होता है, वो फिर गिटार प्लेयर को जाता है, फिर वो प्ले करता है, फिर वो मुझे ट्रैक वापस आता है, फिर हम उसको दोबारा असेंबल करते हैं, एंड देन आप सुन सकती हैं। और एक किचन में तड़का भी लग जाता है। तड़का भी लग जाता है। बिल्कुल सही है। ज़ुल्फ़ी जान, आपने सोचा कि आप भी अपना हिस्सा डाल दें, आप ना पीछे रहे। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक ज़ुल्फ़ी जान, मतलब ये जो एक काविश मिकाल ने शुरू की है कि आर्टिस्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए जो एक्चुअल मंजे हुए सीखे हुए आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं खुद एक म्यूज़िकल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरे ट्विंस ब्रदर हैं 22 इयर्स के, तो उनको था शुरू से ही कि हम इसमें आ जाएं, इस फील्ड में ना। मेरे ताया अबू कवाल थे, तो उसके बाद वो चाहते थे आ जाएं, फिर हमने उनको अलहमरा लेके आए, वहाँ से वो उन्होंने थोड़ा सीखा, और अभी वो प्रोफेशनल कवाल के तौर पे काम कर रहे हैं। ट्विंस हैं, तो अच्छा लगता है ना, मतलब स्किल बेस पे काम करना वही बहुत वाली बात ज़्यादा है ना ज़रूरी कि है। जब तक आप, अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब तक वायरल नहीं होते हो लोग, आप में इंटरेस्टेड नहीं होते। और मज़े की बात यह है कि 1 पाउंड फिश एंड आई टू आई भी वायरल हुआ था, बिल्कुल। और उनको बुलाया जा रहा था कॉर्पोरेट इवेंट्स पे उन लोगों की बनिस्बत जिनको एक्चुअली गाना आता है, जिनको लोग बैठ के इंजॉय करते हैं। अब गाना सिर्फ लोग इसलिए नहीं सुनते और देखते क्योंकि उन्होंने इंजॉय करना होता है, क्योंकि उन्होंने मजाक भी उड़ाना होता है ना। हाँ। ये भी तो एक प्रॉब्लम, एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए ना। एंटरटेनमेंट, बट गाना इन इट सेल्फ एंटरटेनमेंट है। यस। एक टैलेंटेड आर्टिस्ट जब स्टेज पे आता है और आपको लाइव गाना हाँ, सुनाता है, वो तो खुद वही खेल एक लेता है। एंटरटेनमेंट, वही तो, वो काफ़ी क्यों नहीं है, मुझे ये हैरानगी होती है। अच्छा, स्टूडियो को आग किस स्टेज पे लगी थी और क्या जब हुआ ये था? रिकॉर्डिंग्स हम लोगों ने कर ली थी, और बेसिकली इलेक्ट्रिकल फायर थी, हाँ, बिजली वाली आग नहीं जो होती वो थी। एंड वो बस इतनी जल्दी लगी है और इतनी शिद्दत की आग थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं साथ वाले कमरे में प्रैक्टिस कर रहा था, और मैंने देखा बस धुआं निकल रहा है। और अच्छा, ये नहीं कि सो रहे थे नहीं या नहीं, 6 बजे रिहर्सल थी, 5:15 आग लगी है, और पौने घंटे के अंदर बाकी बैंड सारे मेंबर्स आ गए, पौने घंटे के अंदर सब खत्म हो गया। बिकॉज सारा था ही, वो कपड़ा था, लकड़ी थी, फोम, ग्लास वूल, निकालिए, दैट्स अ लॉट ऑफ लॉस। या और सारा कुछ, एक माइक की केबल नहीं इंश्योरेंस बची, हुई कोई भी? इंश्योरेंस नहीं की थी मैंने। सदके जाऊं मैं आपके, पैसे नहीं कभी बनते तो इंश्योरेंस क्या कराऊं। बात भी सही है। अच्छा, तो फिर हुआ क्या? फिर हमने फिर बस आग लग गई। नहीं, आग लग गई तो फिर हम वापस कुछ अपने चीजें ली हैं, कुछ हाँ, पहुंचे। तो वो आग लगी है, तो उसके बाद मुझे तो समझ नहीं कुछ डेटा आई। का क्या हुआ? मतलब गया, 150 सब कुछ गया। तो 156 गाने कहाँ से आए वापस? वो मेरे भाई ने बैकअप किए हुए थे, मैंने फराज नहीं ने, किए हुए थे। वो ये फराज ने काम किए का हुए बंदा है इनके खानदान में इन दोनों भाइयों में। थे। उसने वीडियो, पिक्चर्स और ऑडियो बैकअप की हुई थी। तो जब आग लगी है तो उसने मुझे साइड पे करके कहा कि वो मेरे पास पड़ा हुआ है, दैट्स सेफ। हाँ, तो मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाकी चीजें भी सब तो गया, सामान, माइक्स, हेडफोन्स, मॉनिटर्स, सबवूफर्स, अच्छा, बाय द वे, सिस्टम, हेडफोन जब कहते हैं ना, आप सोच रहे होंगे 1500 रुपए, नहीं नहीं, महंगे हैं। बड़े महंगे हैं, लाखों करोड़ों करोड़ों का नुकसान है। वो करोड़ों का नुकसान है। जो साउंड कार्ड और ये चीज़ें होती ना, ये बड़ी महंगी होती है। वो सारा स्टूडियो का हब उसमें होता है, उसी के अंदर सारी गैजेटरी और सारा जो, मतलब सब जल के कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। मैं बच गया हूँ, पता नहीं क्यों, नहीं, हम भी कभी कभी ये सोचते है हैं। ना, हाँ, कि ये हाँ, ये स्टूडियो बच जाता, ये स्टूडियो जल बच जाता, ये चला ये जाता, तो जल हम जाता। पीछे से कुछ बना ही लेते हैं। कारी- अल्लाह कारी लेते जिंदगी दे हैं। तुम्हें मिकाल, मतलब मजाक अपनी जगह, बट आई मीन दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। एंड व्यूज, पूरी इंडस्ट्री शॉक में चली गई थी। मैं पाकिस्तान से बाहर थी, जब मैं वापस आई तो मुझे किसी ने कहा, तो पता चला था मिकाल के स्टूडियो का आग लग गई। मैं कहा कौन से मिकाल के? दिमाग रजिस्टर ही नहीं कर रहा था कि मिकाल हसन। देखा मिकाल,
मैंने कहा बट वो तो पागल है, वो तो माइक भी वो वाला लेता है जो सबसे Yes, महंगा होता है और जो exactly, सबसे ये फैंसी बात। होता है, Yes. जो एक एक चीज उठा लेता है, उस पर गाना भी मुश्किल है और उसको खरीदना भी बड़ा मुश्किल है। Exactly. तो ये मतलब बहुत अच्छी मशीनरी थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बात हजम ही नहीं हुई। फिर मेरी मिकाल से बात हुई और मैंने कहा यार मजाक ना करो। कहते मैं मजाक क्यों करूंगा, इतना बड़ा मजाक पूरा इंडस्ट्री तुम्हारे साथ कर है। हम लोग नहीं यकीन कर पाए तो तुमने पता नहीं कैसे हैंडल किया। मेरी आंखों के सामने हुआ, यकीन ही नहीं आया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इसका एक हम कैंपेन बनाते हैं, इतना म्यूज़िक निकला है स्टूडियो से, इतने आर्टिस्ट यहाँ से निकले हैं, ये हो नहीं सकता कि लोगों को ये बात अपील नहीं करेगी, उनको ये फील नहीं वो करेंगे कि यार ये एक लॉस हुआ है, सब इंडस्ट्री का लॉस हुआ है, क्योंकि इधर बहुत एल्बम्स निकले हैं, नूरी, ईपी, जल, आतिफ असलम, मीशा शफी, क्यूबी, ये सारे लोग मतलब कि यहाँ रिकॉर्ड करते रहे हैं और रिहर्सल्स भी करते रहे हैं। मेरे अपने एल्बम्स यहाँ बने हुए, तो इतना ज़्यादा वो एक हिस्ट्री है 22-23 साल की म्यूज़िक की इस जगह की। तो उन्होंने वो गोफंडमी कैंपेन बनाई और वो लोगों ने उस पर पैसे देना शुरू कर दिया। अब ये जो नया स्टूडियो बन रहा है ये टोटली लोगों के पैसों से बना है, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया, लोगों ने पैसे दिए मुझे कि करें सर इसको। और वो मोस्टली वो लोग जिन्होंने स्टूडियो में कभी काम नहीं किया, जिनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टूडियो के अंदर गाना गाने की, या उनको कोई है नहीं, बस म्यूज़िक लवर्स हैं वो, उन्होंने दिए हैं पैसे। हाउ अमेजिंग। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, टू गिव बैक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर ये बच्चे इस पूरी चीज़ के थ्रू मज़ीद इस्टेब्लिश हो जाते जी, हैं बिल्कुल। और अल्लाह ना करे इस किस्म का क्राइसिस किसी और पे आता है, तो फिर वही वाली बात है ना कि फिर अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा, चाहे वो 1000 रुपए हो या वो लाख रुपए वो हो। मैटर नहीं वो करता। फिर वो मैटर नहीं करता, अपना हिस्सा फिर ज़रूर जी। इंसान डाले। अच्छा बेटा, आप हमें क्या सुनाते हुए ब्रेक में भेजेंगे? मैं मेहदी हसन साहब की एक गज़ल सुनाऊंगा, गुलों में रंग भरे। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत फ्लूट सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ गए हैं। ऑब्वियसली जब इतने टैलेंटेड बड़े बड़े छोटे छोटे से लेकिन बड़े बड़े लोग हमारे साथ होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं व्यूअर्स, देखते हैं कि ये जो एक फेमस या इनफेमस कढ़ाई थी ये तैयार हुई भी है कि नहीं। बिल्कुल तैयार है, कढ़ाई भी है, रायता सैलेड सब कुछ तैयार है। और व्यूअर्स जब भी कोई भी चीज़ खाने की तैयार करें तो आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि साथ में रायता, सलाद, लवाजमात ज़रूर तैयार किया करें। उसके दो रीज़न्स हैं। एक, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि साथ में दही भी इंसान खाए, प्रोटीन का मज़ीद एलिमेंट आ जाता है, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, सैलेड साथ में आ जाता है तो उससे भी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके सिस्टम में जाते हैं, फाइबर आपके सिस्टम में जाता है तो खाना हज़म होने में भी आसानी होती है। सो सब लवाजमात के साथ सर्व करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू सो मच शेफ़ ज़ुफ़र जान। अच्छा, मिकाल के मुंह में फुल पानी आ गया इस वक्त। ये मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है कि मिकाल की शक्ल देखना है। अच्छा, मेरे को फिक्र ना करो, मुझे पता है आप जितने सुरीले खुद तो नहीं है, आपका गिटार जितना सुरीला है उतना ही सुरीला खाना आपको खाने का शौक़ है। एक्चुअली जब ऐसे ब्रिलियंट आर्टिस्ट के साथ उठना बैठना होता है तो मेरे को खाना भी बड़ा अच्छा मिलता है इसी तरह, क्योंकि सबके घरों में बड़ा सुरीला खाना बनता है। अच्छा, दो चीज़ें ज़रूरी आपसे जाननी है। एक तो मिकाल हसन बैंड का क्या स्टेटस है? ठीक है, पहले ये बताएं। पहले ये बताऊं? हाँ, इतने घबरा के जो कह रहे हो आज जो ठीक है, सोचूंगा मैं इसके बारे में। अब मिकाल हसन बैंड के जो एक्चुअल जो लाइनअप है, एक हमारा पाकिस्तान में है जिसमें रसब गा रहा है और असद अब्बास गा रहे हैं, और एक अभी मैंने कनाडा में एक लाइनअप इस्टेब्लिश की है जिसमें बेसिकली इंडियन म्यूजिशियंस हैं। वंडरफुल। सो अब मेरी जगह South जगह Asian डिफरेंट लाइन, musicians हैं, हाँ, हाँ। एक इंडिया में थी लाइनअप वो, लेकिन वो तो खत्म अनफॉर्चुनेटली हाँ obviously, उसको हाँ। हम चला नहीं सके। फिर पाकिस्तान वाली लाइनअप और एक कनाडा की है, तो अभी बैंड ये कर रहा है और बैंड का जो चैनल है वो ये प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहा है जो रवायत के नाम से है। ठीक है। और अब ये 156 गाने रिलीज होंगे वन बाय वन। हर हफ्ते एक गाना आएगा, जुमे के जुमे 6 बजे, जुम्मे के जुम्मे 6 PM 6 PM आप इनको इन गानों On को air देख live सकते हो हैं, जाए। सुन सकते जी, हैं, राइट? जी, बिल्कुल। परफेक्ट। आप लड़कियों का, मनवा सिस्टर्स का क्या प्लान है? एक बाशिंदे की तो शादी हो गई। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों की माशाल्लाह। भी इंशाल्लाह। काम वो भी कर रही है और हमारे साथ भी कर रही है, और हमारे इंशाल्लाह तीनों के कुछ हमने नए प्रोजेक्ट्स किए हैं, नए सॉन्ग्स बहुत जल्द वो आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल। और रिवायत के बहुत सारे गाने आते रहेंगे, वो जी। भी सुनने को मिलेंगे। Amazing। तो इसके अलावा हमारा इंशाल्लाह टूर भी है। जॉब कैसी जा रही है? जॉब भी अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी। तो साथ जब साथ टूर्स पे निकलोगी तो क्या होगा? फिर बहुत मुश्किल से लीव्स अप्लाई की जाती है। वैसे मुझे मुश्किल नहीं तरले। होती क्योंकि मेरे हाँ जितने जी। भी सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे कभी कोई परेशानी नहीं दी। हाँ, सपोर्ट करते हैं। लाहौर के लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट कर देते हम हैं। इसीलिए तो कराची नहीं जाते सारे बैठे हुए ढीठ के, सारी कौम ढीठ लाहौर बैठी हुई है। बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू? सही। आप लोगों का क्या गेम प्लान है? मेरी क्या मसरूफियत यही है कि रियाज वो बहुत ज़रूरी है। मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो लोग रियाज नहीं करते, ये भी एक प्रोफेशन है ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, वो इतने साल पढ़ के मैट्रिक भी हम 10 साल बाद उसके एग्ज़ाम्स देते हैं, तो ये भी एक प्रोफेशन है। मैं 12 साल की उम्र से रियाज़ कर रहा हूँ, 25 ईयर्स एज है मेरी अब, तो 10-12 साल हो गए रियाज़ करते हुए, तो वही कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि अच्छा काम कर सकें, और क्योंकि उसके बगैर हम नहीं हैं। फिजा, आप क्या कहोगे बेटा? अभी तो कॉन्सेंट्रेट अब रिवायत पे है कि रिवायत अच्छा से अच्छा हो, और जो अच्छे गाने आ रहे हैं उनके अच्छे व्यूज़ आएँ इंशाल्लाह। और अपने काम को इम्प्रूव करें और ज़्यादा। अब जैसे कि आप लोगों का ज़रा ट्रेडिशनल काम है, जैसे कि आपने कहा ना रियाज से गला जब तक तैयार नहीं होता तब तक आप गा नहीं सकते सारा कुछ। आजकल आपको महसूस होता है कि मार्केट में है इस किस्म की डिमांड या रिक्वायरमेंट? सच बोलना। डिमांड तो नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिमांड क्रिएट करनी ज़रूरी क्रिएट करने ज़रूरी है, क्योंकि आप सिंगर वैसे कहला ही नहीं सकते कि भी आम बंदा सा उठ के कोई भी गा लेगा। अब उनका काम है, वो कुकिंग कर रही है, उन्होंने सीखी है ये, वो आप, मैं तो नहीं कर सकता ना कुकिंग कि मैं भी शेफ़ हूँ, नहीं हूँ मैं। क्योंकि देखो, गाना हर कोई गा लेता है लेकिन सिंगर या आर्टिस्ट हर कोई नहीं होता, खाना हर कोई पका लेता है लेकिन शेफ़ हर कोई नहीं होता। हाँ जी। ये वो वाली बात है ना। अच्छा मिस्टर, आप तो छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। मसरूफ़ बस यही है कि फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन म्यूज़िक प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, फ्लूट के पार्ट्स भी अपने कर रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ फ्लूट। यही मसरूफियत है बस। अच्छा, फ्लूट सिखा भी रहे हैं? हाँ जी। और फ्लूट किस एज पे सीखना शुरू करना चाहिए? ये वैसे तो आप जब छोटे होते हैं तब से सीखें तो बेहतर है। छोटे से मुराद क्या एज? मतलब एज आपकी 10 इयर्स अराउंड, दस साल। अगर ये 12
तो तब से आप सीखना शुरू करें तो आप विद इन द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ आप बिल्ड होते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो फिर एक वक्त आता आप बजाना शुरू कर चुके होते हैं, पता नहीं लगता इस टाइम का कि आप कब प्रोफेशनली बजा रहे हैं। बस आपको एक वक्त आता है जब आप कहीं रिकॉर्डिंग्स में हैं, कहीं बजा रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप कुछ बजा सकते हैं अब। सही। तो बस इसी तरह चलते जाएं प्रैक्टिस, और ये सारी ज़िंदगी सीखने में ही गुजरती है मोस्टली। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से नया सीखने को मिलता है। अब रिवायत सीरीज़ में जब हम आए तो एक नई चीज़ थी हमारे लिए भी कि सब लाइव सिंगर्स हैं, सारे म्यूजिशियंस हैं, वो सब लाइव। ये नहीं कि भाई एक अंतरा किया तो फिर उसका हाँ, संतरा कोई बना pause दिया नहीं। और फिर ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, अंतरों के संतरे बन जाते हैं। तो इस तरह से एक एक्सपीरियंस ये भी बन गया कि लाइव ही बजाना है, जो भी बजाना है। तो इस तरह से चलते चलते कुछ ना कुछ सीख रहे हैं अभी तक। गुड, वेरी गुड, एंड आई एम ग्लैड दैट ये आपने एक एफर्ट किया। एंड एक बात बताओ मिकाल, स्टूडियो को आग लग जाना, फिर उसको रीबिल्ड करना और फिर भी एक एफर्ट करना कि यार मैं ये तो शुरू करूँ ना। इतने लोगों ने जो साथ आस लगाई हुई है उनको भी डिसअपॉइंट नहीं करना, वरना आपके लिए ये इतना बड़ा शौक थे। कितना अर्सा पहले की बात है जब ये सब वाकया आया, रूनुमा हुआ था? साल कोई जून 31 को हुआ था, लास्ट ईयर, हाँ 2022 में। 2022 में, हाँ। खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त भी निकल गया, हाँ। और ये जो बाकी का टाइम है वो भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। मिकाल हसन बैंड का नेक्स्ट गाना कब आ रहा है? मुझे फिर वापस ये सवाल पूछा गया है कि भाई हो तो रही हैं चीज़ें, बट टूर एंड गाना कब निकाल रहे हो? गाना अभी वो वारिस शाह जो है उसका जो इंडियन लाइनअप है, जो कैनेडियन लाइनअप है, वो उसका एक वर्जन हम लोगों ने निकाला है। ठीक है। उसमें इस लाइनअप के अंदर देयर इज एक लड़की है, साउथ इंडियन लड़की है, वो फ्लूट भी बजाती है और कर्नाटक वायलिन भी बजाती है, बहुत टैलेंटेड है। हाँ, ओके। वर्चुओजो म्यूजिशियन है वो, तो वो इस लाइनअप में है। और वारिस शाह जो है वो भी हम लोगों ने निकाला है, और आगे इंशाल्लाह और भी सॉन्ग्स मैं रिलीज करूंगा। पहले मैं रिवायत के कुछ निकाल लूँ, फिर अपने फिर निकालो। अपने भी निकाल लूँ। वेल, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। Thank you. एंड मैं सो प्राउड ऑफ यू। और जब स्टूडियो मुकम्मल हो जाएगा हाँ, तो हमें बुला लेना, हम Of course. नॉन इलेक्ट्रिकल माहौल में आके सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर के बाद अब आप हर चीज़ जो है ना किसी और सोलर टाइप सिलसिले पे Solar चले। का कुछ सोचना नहीं, वो फिर भी उसमें भी बिजली तो फिर भी होती है। बिजली तो फिर भी है, बैटरियाँ तो फिर भी है। अल्लाह खैर करेगा। जब वो रब हमारे सर पे से, क्या पता दिस वाज द लर्निंग एक्सपीरियंस हो यू हैड सकता टू है, गो थ्रू, बिल्कुल। बट अल्लाह का करम है, जैसे तैसे भी हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you guys are so talented। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, मज़ीद कामयाबी दे, और ये सीरीज़ जो है एक ह्यूज स्मैश हिट सक्सेस हो। थैंक यू। और यहाँ पे शो को क्लोज करते हुए कुछ मनवा सिस्टर्स का सुनना चाहते हैं। बहुत गुस्से से, कुछ मनवा लो हमें गुस्से वाले सुनवा के। गुस्से वाला। हाँ? चलें ठीक है, जरूर गुस्से वाला? यस, चलो मनवा लेंगे बस, मनवा लो, मनवा लेंगे बस।